प्रधानमंत्री घर पे बैठा रहे, वो विदेश दौरे करता रहे। इन्हीं ओबीसी में से, इन्हीं दलित वर्ग में से फोड़ करके उनका समर्थन लेकर के वो सत्ता पर काबिज है और उन्हीं को पैरों तले रख रहे हैं। ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं, ये केवल हाथी के दांत जैसे दिखाने को होते हैं, इस तरह से बनाए गए हैं कि हम उसी को जिताएंगे जो हमारे समाज के लिए काम करे। बीजेपी की तो एक मंशा है कि हम हिंदू धर्म के नाम पर वोट लें, सत्ता में काबिज हो। टीवी तो पूरी तरह से बिक चुका। अगर अपोजिशन पार्टीज बहुत मन से और संगठित होकर लड़ेंगे तो इनको उखाड़ के हिंद महासागर में फेंक देंगे। कि जब बीजेपी के एमपी से, एमएलए से, बीजेपी के नेताओं से जब अलग इंडिविजुअल बहस होती है, तो चाहे वो गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, चाहे विदेश नीति हो, हर चीज पर मैं उनको जब बात अपनी रखता हूँ, जब वो उसमें हार जाते हैं तो अंत में कहते हैं ना, बहुत यही कहते हैं, ये तो है ना कि उन्होंने मुसलमानों को कब्जे में करके रखा है। दिस इज द रियलिटी। आज की मैं आपको बताऊं, ये लाइन हर आदमी ने कहा कि ये तो है ना कि उन्होंने मुसलमानों को कब्जे में करके रखा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव। सर, क्या लग रहा है, यूपी, अभी आपने देखा मणिपुर, अब हरियाणा, लोग कह रहे हैं कि इसकी आंच यूपी तक जा सकती है। आप यूपी से सांसद हैं, आप यही क्यों कर रहे हैं कि इसकी आंच यूपी तक ही जा सकती है? ये जो आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, इसकी आंच सारे हिंदुस्तान में जा सकती है। और जो बीजेपी क्लेम करती है, समय समय पर क्लेम करती है कि जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ दंगा नहीं हुआ। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि दंगा कराने से किसका फायदा होता है? दंगा कराने से पोलराइजेशन होता है, और उस पोलराइजेशन से किसको फायदा होता है? बीजेपी को होता है। तो दंगा कराने वाले कौन होगा, आप सोच सकते हैं। बहुत स्पष्ट सी बात है, बहुत क्लियर है। जिसको फायदा होगा उस काम को वही करेगा, कि जिसको नुकसान होगा वो करेगा उसको। तो ये जो आंच है, मणिपुर जैसी इतनी बड़ी वारदात हुई है, इतने लेवल पर, पूरी मानवता को, पूरे नृशंसता को सारी हदें पार कर गई। और तो और कई ऐसे भी वाक़या हम पढ़ रहे थे कि हुए हैं कि निर्वस्त्र करके देश में कभी कभी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, घुमाया गया, लेकिन निर्वस्त्र करने के बाद उसके साथ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जो किया उन लोगों ने, उसको देख करके तो दिल दहल जाता है। फूलन देवी जी के साथ इसी तरह की वारदात हुई। तो मैं फूलन देवी के साथ जो जोर जुर्म ज्यादती हुई, उसके खिलाफ जो उसने बंदूक उठाई, मैं उस बात की बहुत प्रशंसा करता हूँ, खुलेआम प्रशंसा करता हूँ। बंदूक उसको डकैत की भी संज्ञा में नहीं देता। जो लोग कहते हैं फूलन देवी डकैत, क्यों? फूलन देवी वो डकैत नहीं कही है उसको। फूलन देवी वैसी औरत थी, वीरांगना कह रहे हैं लोग उनको। हाँ, वीरांगना। और मैं भी कह रहा हूँ, जिसमें वो हिम्मत थी, वो कलेजा था कि अपने खिलाफ जो अन्याय हुआ, जो ज़बरदस्ती हुई, जो उसके साथ तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई और जो शोषण किया गया, उसमें कम से कम इतनी हिम्मत हुई कि उसने बंदूक उठा करके उसका प्रतिकार करने की कोशिश की। और ये तो समाज की लड़कियों के लिए बहुत बड़ा वो इंस्पिरेशन होना चाहिए था उसको। ये तो अपनी मीडिया ने, जो आप जानते हैं कैसा मीडिया है समाज में, किस समाज का वर्चस्व है हमारे ऊपर, उसको दबा दिया। नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि
फूलन देवी एक उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए, तमाम उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। कैसे देख रहे हैं पूरे संसद में एकजुटता तो दिख रही है, लेकिन बहस भी नहीं हो रही है, संसद भी नहीं चलने दिया रहा, आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या सचमुच संसद में भी सांसदों पर दबाव है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, देश की संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है कि विपक्ष की भी कुछ मांगे, छोटी मोटी मांगे मान करके उनको साथ लेकर चले। आपने प्रधानमंत्री क्यों चुना है? संसद में बोलने के लिए ना, खास खास मुद्दों पर। लोग ये तर्क देते हैं कि ये जो इंटरनल ये सब हुआ है, मतलब वहाँ पर जो वारदात हुई है मणिपुर में, तो इसके लिए टेक्निकली वो गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं, तो गृह मंत्री जी जवाब देंगे। तो जितने विषय हैं पूरे हिंदुस्तान में, इस आकाश के नीचे, सब कोई न कोई मंत्री देख रहा है। तो प्रधानमंत्री क्यों बोले? फिर प्रधानमंत्री घर पे बैठा रहे, वो विदेश दौरे करता रहे, फिर तो तय हो गया ना भाई। क्यों लग रहा है, क्यों बचना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप लोग क्यों लग रहा है? एक जिद है, एरोगेंसी है, एक जिद है, एरोगेंसी है, अहंकार की पराकाष्ठा है। और जब अहंकार ज़्यादा होता है, जिसको जिसको हुआ है, आप जानते हैं कि दैविक न्याय हुआ है, उसका क्या हश्र होता है। सोशल जस्टिस की लड़ाई भी सांसद जी बहुत पीछे छूट रहे हैं। आप तो बहुजन समाज सोशल जस्टिस के पक्ष में भी हैं, आप खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, क्या लग रहा है कहाँ आज सर रिकॉर्ड आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4% ओबीसी के प्रोफेसर हैं। अभी पार्लियामेंट में कानून मंत्री ने कहा कि ओबीसी के जज ही नहीं हैं। तो ये जो संवैधानिक अधिकार का मसला, इस पर भी मुखर होकर लोग बात नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी कह रही कि हम ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी हैं। वो उसके कहने से क्या होता है, वो जो कह रही है वो और जो कर रही है उसको सभी लोग देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि इन्हीं ओबीसी में से, इन्हीं दलित वर्ग में से फोड़ करके उनका समर्थन लेकर के वो सत्ता पर काबिज हैं और उन्हीं को पैरों तले रगड़ रहे हैं। ये तो ओबीसी के नेताओं को समझना चाहिए। नहीं तो आप लोग तो पार्लियामेंट में हैं, आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी थी ना कि इन सब बातों पर आवाज़ उठाते। तो क्यों नहीं आवाज़, जहाँ भी मौका मिलता है हम तो उठाते हैं। आवाज़ तो उनको उठाना चाहिए जो ओबीसी के तमाम लोग उधर सत्ताधारी पक्ष की तरफ हैं। उनका नहीं फर्ज है क्या? वो उस समाज के अंग नहीं है क्या? ये तो यहाँ पर हिंदुस्तान में तो ओबीसी और दलित की जो दशा है, कोई बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन होना चाहिए था। जनता को इसको देख करके खुद आगे आना चाहिए था, और ऐसे तमाम लोग जो उनके हितों के विरुद्ध अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको रौंद देना चाहिए। आप लोग की तरफ देख रही है कि हमारे जो SC ST OBC के जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो बोलेंगे, लड़ेंगे। लोगों को लग रहा है कि ये लोग डर के बैठे हुए हैं, चुप हैं, इनकम टैक्स ईडी से डर रहे हैं, कोई SC ST OBC के नेता बोल ही नहीं रहा है। मैंने फिर कहा ना कि जो विपक्ष में है, ओबीसी का है चाहे दलित का है, और हम तो कहते हैं कि चाहे किसी और भी समाज का है। आप रोज़ देख रहे हैं सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, और यहाँ तक कि अन्य वर्गों के लोग भी आरक्षण के लिए बोलते हैं जो विपक्ष के हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के तमाम ऐसे एमपीज हैं दलित वर्ग के और ओबीसी के, जो उनका साथ दे रहे हैं अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के मज़े के लिए, और पार्टी वो जो समाज का, उस वर्ग का जो नुकसान हो रहा है उसकी अनदेखी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, जरा सा भी चू नहीं निकल रहे। लेकिन बीजेपी कह रही कि अब हमारा ओबीसीकरण हो गया, ओबीसी की असली पार्टी हम हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, रेल मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, 27 मंत्री उन्होंने ओबीसी के डिक्लेयर किए हैं यूपी चुनाव से पहले। देखिए, ये जो ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं, ये केवल
हाथी के दांत जैसे दिखाने को होते हैं, इस तरह से बनाए गए हैं। असली काम बीजेपी भीतर से करती है। आप देख लीजिए ना, हर जगह में आरक्षण में ज़्यादा वो किस में, जैसे आपने अभी कहा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर जगह वो उनके आरक्षण में, उनके पदों में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। और जो प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे हैं उससे कर रहे हैं। मेरा तो यहाँ कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। सर आरक्षण इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, जो 27% रिजर्वेशन है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, सारी कंपनियां बिक रही है। क्या रास्ता दिख रहा है आप लोगों को? क्या 2024 में सब चुनावी मुद्दा होगा? जिसको चाहिए, जिसका खत्म कर रहा है, हो रहा है, जिसके खिलाफ जाति हो रही है, वही उठ करके आगे आएगा। बड़ी सिंपल सी सरल सी बात है, तभी ये हो पाएगा। क्योंकि जो ज्यादती कर रहा है, जो सत्ता पर काबिज है, जो ज़मीन पर काबिज है, जो पैसे का मालिक है, कभी 1 इंच मानव स्वभाव होता है कि कुछ लोगों को छोड़ करके कभी 1 इंच छोड़ना नहीं चाहता, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता जिसको एक बार मिल गया। तो जिसका वो हक लिया है, जिसका वो हक मार रहा है, उसी को आगे आना पड़ेगा। और आगे आने का मतलब ये नहीं आगे आकर के वो बंदूक उठा के मार काट करना पड़ेगा। आप आगे आइए, संगठित होइए, और आने वाले दिनों में आप देखिए कि ऐसे ओबीसी के लोग, ऐसे दलित लोग जो कि हमारे समाज के हितों के विरुद्ध काम किए हैं, उनको निकाल बाहर करिए और इस समाज में एक संदेश जाए कि हम उसी को जिताएंगे जो हमारे समाज के लिए काम करे। धार्मिक पोलराइजेशन का कैसे सामना करेंगे? देखिए, इसमें एक मेरा खास ख्याल है, जब हम अभी कहीं कीर्तन होता है, भजन होता है, जागरण होता है, बड़े बड़े सो कॉल्ड महात्मा आते हैं, महाभारत की, रामचरितमानस की, वाल्मीकि रामायण की तमाम चौपाइयाँ कहते हैं और बड़े भावनात्मक ढंग से उन किस्से कहानियों को बताते हैं। पहली तो बात, हमको उन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं है कि जो कितने हजार साल पहले ये हुआ कि नहीं। दूसरी बात, हर समाज की, खास तौर से आदमी, औरतें, लड़कियां जो ओबीसी के हैं, जो दलित के हैं, सब बैठी रहती हैं हजारों की तादाद में वहाँ और उसको सुनती हैं और उन सब चीज़ों का उनके मन पर असर भी होता है। तो जिस तरह से हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आदर्श माना है, तो उसी के पैरेलल कुछ इस तरह से उनके भी किस्से कहानी होनी चाहिए, उनके भी ऊपर भजन कीर्तन होना चाहिए, उनके भी ऊपर तरह तरह के गाने बनने चाहिए और इस तरह से उसको म्यूजिकल ढंग से लाना चाहिए, जो कि एक इंटरटेनमेंट का भी साधन हो। उसके बारे में सुने भी और हमारे वर्ग की, दलित और ओबीसी के वर्ग की लड़के लड़कियां, औरत आदमी सभी ऐसे चीज़ों में पढ़ें, उनके किस्से सुने। अभी तो आप सुनते हैं कि राम जी वनवास गए, राम के बारे में सुनते हैं, लक्ष्मण ने कैसे उनका साथ दिया, सीता ने कैसे दिया, दशरथ कैसे मर गए, कैकेयी का क्या हुआ। हाँ, लेकिन हमारा क्या समाज अभी जानता तो मतलब है? बीजेपी को धर्म वोट दिला रहा है? एकदम दिला रहा है, एकदम दिला रहा है इस समय। और बीजेपी की भी मंशा ठीक नहीं है। बीजेपी का ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू धर्म को बढ़ावें। बीजेपी की तो एक मंशा है कि हम हिंदू धर्म के नाम पर वोट लें, सत्ता में काबिज हों। टीवी अखबार का क्या अल्टरनेट है? वहाँ भी विपक्षी दलों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं, कोई बात स्पेस नहीं है। देखिए, वो तो इसमें घुसना पड़ेगा। इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लंबा समय लगेगा, आना पड़ेगा, टीवी में, अखबार में आना पड़ेगा। और दोनों में अभी आप जैसे मैं कंपेयर करूं तो टीवी से तो प्रेस मीडिया अभी काफ़ी अच्छा है,
वो कितनी चीज़ें साफ साफ लिखता है, लेकिन टीवी तो पूरी तरह से बिक चुका है। संसद में क्या लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि नया संसद भी बना है, लेकिन पहली बार ऐसा है पिछले 9 सालों में कि अब संसद में भी सांसद डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। खड़गे कह रहे हैं हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है, राहुल गांधी का आप तो आ ही नहीं सकते हैं, तमाम मायावती तो इसलिए संसद से उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि हमें बोलने ही नहीं दिया है तो हम क्यों रखें। क्या लगातार हालात बदल रहे हैं? संसद में भी अब सांसदों की भी जो विशेषाधिकार है वो सुरक्षित नहीं है। देखिए, वो माइक तो कुछ लोगों के समय समय पर बंद किए जा रहे हैं, इसको मैं जानता हूँ, लेकिन हर चीज़ को वो झूठलाते हैं। अभी देखिए, एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है संसद में कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए खुल करके तैयार हैं, लेकिन आपने कभी ये सुना कि फला डेट है, फला इस तारीख को इतने बजे चलिए हमने फिक्स कर दिया मणिपुर में संसद। तो पब्लिक तो वो सुनती है ना कि देखो भाई, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनके मिनिस्टर वो मतलब टीवी पर कुछ कहा जा रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। यस, क्योंकि जो आम जनता है वो तो वही सोच करके जो सुन रही है टीवी पर कि देखिए भाई, ये लोग तो कह रहे हैं कि तैयार हैं, लेकिन ये लोग हल्ला मचा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, और ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन उसके आगे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या कभी इतना डिमांड होने के बाद लिखित में, मौखिक में अपोजिशन लीडर्स ने कहा, तो क्या कभी कोई दिन और समय तय हुआ? देखिए कितना सफ़ेद झूठ है। मैं इसको कहना चाहता हूँ, कोई दिन तय किया किसी ने? इतना तो कोई सोचता ही नहीं उसके आगे भी। और जहाँ तक एक बात बताएं, हल्ला मचाने का सवाल है, ये जो सत्ताधारी पक्ष जब अपोजिशन में था तो 2009 से 2014 तक मेरे पास पार्लियामेंट की उस विंग से जो मेंटेन करता है रिकॉर्ड है, इन्होंने 66% संसद का समय वेस्ट किया, 66%। और अभी इतना होने पर भी इस समय संसद का केवल 22% पर अपोजिशन वाले पहुंचे हैं। और 22% भी करने की जरूरत नहीं होती अगर ये सरकार अपनी जिद छोड़ करके ये बहस का समय निर्धारित कर देती। नए संसद में जाने का मौका मिला कि नहीं आपको? नहीं, हम तो चूंकि अपने चुनाव क्षेत्र में थे उस दिन, इसलिए हम नहीं आ पाए, लेकिन मौका तो मिलेगा ही। कभी सुनते हैं अभी कि लास्ट 2 डेज़ में, पहले सुनते थे कि ये सत्र इसी में शुरू होगा, फिर वो कुछ पीछे रह गए कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गजट्स वगैरह नहीं लगे, अब अगले में होगा। फिर अभी सुनते हैं कि लास्ट 2 डेज़ होगा उसमें नए में। अब मुझे इनके उस पर भी विश्वास नहीं है कि वो कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये जो विंटर सेशन आएगा उसमें हम लोग नए, जो लास्ट सेशन हो सकता है इस वर्तमान, नहीं, में भी एक सेशन विंटर सेशन होगा और एक और बजट सेशन भी हो सकता है। अभी 2 सेशन की उम्मीद है, अगर चुनाव अपने समय से होते हैं 2024 से पहले। हाँ, 2024 में चुनाव तो, आपको क्या लगता है 2024 में क्या? अगर अपोजिशन पार्टीज बहुत मन से और संगठित होकर लड़ेंगे तो इनको उखाड़ के हिंद महासागर में फेंक देंगे। लेकिन अपोजिशन ने एक फैसला किया कि हम अब टीवी अखबार पर नहीं जाएंगे, लेकिन अपोजिशन को लग रहा है कि हम सत्ता पक्ष से तो लड़ सकते हैं, टीवी अखबार से नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, उन्होंने सोच करके सही फैसला लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब टीवी और इसमें बुलाया जाता है तो एक खाना पूर्ति करने के लिए बुलाया जाता है कि मैंने सभी पार्टी के लोगों को बुला करके उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों को ज़्यादा टाइम दिया जाता है उसमें, और कुछ गुर्गे उनके पत्रकार के नाम पर और लेखक के नाम पर, गुर्गा कह रहे हैं। हाँ, गुर्गे ही हैं,
गुर्गे क्या, वो चापलूस है उनके, वरिष्ठ पत्रकार या सोशल कुछ समाज नहीं, सामाजिक जो विश्लेषक। इतनी हाँ तथाकथित विश्लेषक, वो जानते हैं कि किस विश्लेषक को, क्योंकि सबका उनके पास वो है, लिस्ट। करेक्टर है, रुझान है कि ये विश्लेषक किधर का है। उनको हम बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। वो विश्लेषक बनकर तो आते हैं, पार्टी प्रवक्ता है। लेकिन वो बीजेपी के एजेंट की तरह है। एंकर पर क्या रहा है? कुछ लोग लिख रहे हैं कि एंकर भी पार्टी प्रवक्ता है। नहीं, सही बात है। जब रियल इंटरव्यू शुरू होता है, टाइम शुरू हो जाता है, तो एंकर अपना प्रवचन सभी देते हैं, 4-6 मिनट देते हैं। तो आप देखिए आप देखिए कि वो प्रतिपक्ष पर, विरोध पक्ष पर कितना हमला एंकर करता है। आप इसको देख लीजिए। हमने अपने कई टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि आप एंकर हैं, आपको बैलेंस्ड होना चाहिए, आपको नपा तुला होना चाहिए, आपको उसकी भी बात करनी चाहिए, उसकी भी बात करनी चाहिए, दोनों पक्षों में सामंजस्य होना क्या चाहिए। कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। हाँ, यही तो बात है कि वो जो हर चीज जो कहते हैं उल्टा है। ये राष्ट्रवादी लोग 10,000 पहले का, 5,000 पहले का इतिहास बताते हैं कि ऐसा था, हम ये थे, हम सोने की चिड़िया थे, हमारा विज्ञान इतना उन्नत था, हम यहीं से चंद्रमा की दूरी नाप लिए थे हमारे, समझ रहे कि नहीं। और ये 100 साल पहले का इतिहास नहीं बताते। जब आरएसएस नहीं, जब कोई पूछता है तो चुप हो जाते हैं। क्यों? बेचारे नेचुरली उसको कैसे मतलब जस्टिफाई कर पाएंगे। 100 साल का तो इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने, हो सकता है आज कुछ घटनाएं हो जाने पर उसमें आज भले अच्छा काम कर रहे हों, लोगों को मदद पहुंचाना, लोगों की सेवा करना भले कर रहे होंगे, लेकिन वो चाहें जो दलित वर्ग, जो फटे हाल में है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसके ऊपर जुल्म और तथाकथित ऊंची जातियाँ ढा रही हैं, तो मैं आरएसएस से कहना चाहता हूँ कि पहले उनमें जाकर के वो करें, तब हम समझेंगे कि वो दलित हितैषी हैं। और दूसरी चीज़ कि इनके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों के साथ मिल करके हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया। लेकिन अभी तो सत्ता में है ना सर वो। हाँ, तो जनता ने चुना है। देखिए क्या है, बहुत अभी हिंदुस्तान के मन में, हर आदमी के दिलो दिमाग में ये जो कम्युनल फीलिंग है, इंटरनल, ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, जब हमने तमाम बार देखा है कि जब बीजेपी के एमपी से, एमएलए से, बीजेपी के नेताओं से जब अलग इंडिविजुअल बहस होती है, तो चाहे वो गरीबी हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, चाहे विदेश नीति हो, हर चीज़ पर मैं उनको जब बात अपनी रखता हूँ, जब वो उसमें हार जाते हैं तो अंत में कहते हैं ना, बहुत यही कहते हैं कि ये तो है ना कि उन्होंने मुसलमानों को कब्जे में करके रखा है। दिस इज द रियलिटी आज की। मैं आपको बताऊं, ये लाइन हर आदमी ने कहा कि ये तो है ना कि उन्होंने मुसलमानों को कब्जे में करके रखा है। और ये सोचना इस तरह से, क्या एससी एसटी ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इस तरह की बातें बोलते हैं जो सत्ता पक्ष के साथ हैं? वो भी बोलते हैं, जो उधर हैं वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। क्या आप समझते हैं कि आज हमारे ओबीसी के लोग, आज हमारे दलित लोग, क्या आप जानते हैं उनके साथ कितने अपने उनके साथ धर्म से जुड़े हैं? मैं जौनपुर में रोज़ देखता हूँ, और बहुत बड़ा ओबीसी का वर्ग है, ख़ास तौर से यादव वर्ग है, जो कि पूजा पाठ हो, जो कि धर्म हो। देखिए धर्म एक चीज़ है,
धर्म एक चीज़ है, उसको आप खूब धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, पूजा पाठ करिए, घर में मंदिर में जाइए, लेकिन धर्म के नाम पर वो किसी धर्म विशेष का वो करिए, उसको गाली दीजिए, उसको प्रताड़ित करिए, उसको क्रिटिसाइज करिए, ये ठीक नहीं है। मतलब धार्मिक लोग ही दूसरे धर्म की आलोचना कर रहे हैं? एकदम करते हैं। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, वो आपके टीवी चैनल पर। अच्छा, ये एक और कहने सवाल लायक हो, आप है। चाहें तो, क्या आप लोग जो बैठते हैं तमाम एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो SC ST OBC के लोग हैं, चलिए वो तो टाइट चूड़ी टाइट है वाले पर मामले पर ये जो उनके जो संवैधानिक अधिकार उसके समाज के छीने जा रहे हैं, उस पर सत्ता विपक्ष वाले लोग, सत्ता पक्ष के लोगों का क्या राय रहता है कि वो भी चलो ठीक है? देखिए, मैं इसका प्रैक्टिकल देखा हुआ उत्तर देता हूँ। जब SC का आदमी बैठेगा, OBC का आदमी बैठेगा, विपक्ष का आदमी बैठेगा, सत्ता पक्ष के लोगों को भी बैठेगा, तो बड़ा बॉन्ड दिखाता है आपस में कि नहीं ऐसा होना चाहिए, हम एक हैं, ये होना चाहिए। लेकिन वो अपने निजी फायदे के लिए वो कुछ OBC का आदमी, दलित आदमी, वो कुछ सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आवाज़ तो बहुत दूर है, एक बात भी करने को नहीं तैयार है। ये हम रोज़ देख रहे हैं। तो चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी भी एक राय है कि जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, बहुजनों का भला शायद उसी से होगा, क्योंकि जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसमें जो आपके नेता हैं वो अपने हितों की रक्षा करने में ही ज़्यादा व्यस्त हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।